हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का क्लास 6 का इतिहास का चैप्टर नंबर 1। कब, क्या, कहाँ और कैसे, आज हम यही पढ़ेंगे। तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं। रसीदा का सवाल। रसीदा एक लड़की है, उसका सवाल ये है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। उसकी निगाह किसकी पर पड़ी? सुर्खी पर। सुर्खी का नाम था 100 साल पहले। क्या नाम था? 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ, कैसे पता लगाएं। ये इसके रसीदा के मन में सवाल है, कैसे पता। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय स्मृति हो। स्मृति माने याद हो। स्मृति माने याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। रसीदा के मन में एक और सवाल हुआ। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आंखें टकों यानी शिकारियाँ। आंखें टकों का दूसरा नाम शिकारियाँ। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। ये हम जान सकते हैं इतिहास के बारे में। से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार, आखेट मतलब शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। ये चित्र दिया हुआ है नीचे में, तो इसमें खोजने के लिए कह रहा है उत्तर पश्चिम की ओर सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का। आगे देखिए, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। गेहूं तथा जौ कितने वर्ष पूर्व? 8000 वर्ष पूर्व उपजाना शुरू किया था मानव ने। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। गाय, भेड़, बकरी कब पालतू बनाया था? 8000 साल पहले। कब से? 8000 साल पहले से बनाया गया था। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगा। इसी में कह रहा है पता लगाने के लिए। अच्छा, आगे लगाएंगे। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। वहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य उत्तर में स्थित थे। सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया? विंध्य के उत्तर में। विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया? विंध्य के उत्तर में। विंध्य के उत्तर में। अब देखिए यहाँ पर मैप दिया हुआ है, आप वीडियो को रोक के अब पता लगाते रहिएगा। अगला टॉपिक लेते हैं। इसमें लिखा है मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। नक्शा है, आप खोज सकते हैं मैप है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदियों में मिल जाती हैं। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? जो बड़ी नदियों में मिल जाती है। छोटी छोटी नदियाँ सहायक नदियाँ कहलाती है। जो देखिए, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है।
लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। इसके कहने का मतलब है लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ नए नगर का आरंभ हुआ। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों की विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा समुद्रवर्ती किनारों में नगरों का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ, सोन का पता लगाओ। आप खोज सकते हैं उसमें अपने सोन का पता लगाइएगा। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जहाँ पर वर्तमान बिहार में मगध के नाम से जाना जाता है, जो कि पटना में स्थित है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, मतलब दूसरे राज्य में भी इसकी स्थापना ऐसे ऐसे नगरों की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। बात सही है, पहले जब यात्रा करते होंगे तो जोखिम भरी होती होगी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज जो है, आजकल के लोग यात्रा क्यों करते हैं? सिर्फ एंटरटेन के लिए करते हैं? ये क्वेश्चन है। थोड़ा इधर देख लीजिए मानचित्र में। एशिया जो है, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। पर्वतों से बटे होने के कारण क्या कहा जाता है? उसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो आइए अब अगला देखते हैं। ये कह रहा है, एक बार फिर से मानचित्र देख लीजिएगा। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया और कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। बाएं यानी कि ये एक प्राचीन नगर से प्राप्त इस तरह के पत्थरों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं साइड यानी कि इधर एक पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्के से यह सिक्का भिन्न है। वो बताइए कैसे? वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। खुदाई यानी पुरातात्विक करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर
पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातात्विक जो खोजते हैं, पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। उसी से पता लगाता है पुरातात्विक लोग। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका? स्रोत शब्द का। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विद उन जासूसों की तरह है जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक से हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। अतीत शब्द का प्रयोग किस वचन में? बहुवचन यानी प्लूरल नंबर में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारी का जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। यानी कि सभी का जीवन अलग अलग था। जैसा हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्से में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। जैसा कि आजकल है वैसा भी उस टाइम भी था। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। जैसे कि आजकल है वैसे उस तरह अतीत में भी थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। इस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। राजा लोग, मंत्री लोग सब लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है, यानी शेष है। क्या होता है तिथियों का मतलब? आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, जैसे कि 2000 या इस तरह का कोई वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा मसीह के जन्म की तिथि कितना थी? 2000 ईस्वी। कितना थी? 2000 ईस्वी। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के 2000 वर्ष के बाद से। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास की तिथियां। अंग्रेजी में BC यानी हिंदी में ईस्वी पूर्व का तात्पर्य क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। BC का अर्थ बिफोर क्राइस्ट। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD यानी हिंदी में ईस्वी लिख पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक लैटिन शब्दों से बना है। एडी का फुल फॉर्म एनो डोमिनी। इसका तात्पर्य एनो डोमिनी से बना है, शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। AD मतलब ईसा मसीह के जन्म से। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। C अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए प्रयुक्त होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो गया था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग
जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट। बीपी का बिफोर प्रेजेंट, बीपी का मतलब बिहार पुलिस नहीं, बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले है। तो आज का क्लास यहीं तक। अब देखिए, अब आगे की ओर उपयोगी शब्द, ये देखिए उपयोगी शब्द। यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको कमेंट कीजिए।